नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम आपके लिए क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 लेके आए हैं, जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इससे पहले जो है हम आपको इसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो करा चुके हैं, और अब जो है हम आपको इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, आसियान और दक्षेस यानी कि सार्क का पूरा नाम बताइए। तो हमारा आंसर है, आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ। और हमारी सार्क की यानी कि दक्षेस की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। यानी कि सार्क को जो है, इसकी आपको उसमें पेपर में फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो इसको बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। और आसियान को बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ। और सार्क को बोलते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन। तो आपके जो है, आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में, और आपके सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में। और सार्क को जो है हम दक्षिण यानी दक्षेस भी बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, आसियान के सदस्य देशों के नाम बताइए। तो आसियान के 10 सदस्य देश हैं, जिनमें ब्रूनेई, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड है। तो ये जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आसियान के संस्थापक सदस्य देशों के नाम बताइए। तो आसियान के संस्थापक सदस्य देश हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। तो इन्होंने जो है 1967 में बैंकॉक पत्र पर जो हस्ताक्षर करके जो है आसियान की स्थापना की थी, इन 5 देशों ने। और बाद में जो है इसमें 5 देश और शामिल हुए। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, आसियान क्या है और यह कब अस्तित्व में आया। तो मैंने अभी आपको बताया था, आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ है। इसकी स्थापना 1967 में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके की, जिसने जिससे आसियान की शुरुआत हुई। और ब्रूनेई 1984 में, वियतनाम 1995 में, लाओस और म्यांमार 1997 में, और कंबोडिया 1999 में इसमें शामिल हुआ। तो आसियान क्या है? ये एक दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ है, और इसकी स्थापना 1967 में हुई, जो कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके की। और इसी टाइम जो है इसकी शुरुआत हुई। और 1984 में जो है इसमें ब्रूनेई देश शामिल हुआ, 1995 में वियतनाम शामिल हुआ, और 1997 में जो है लाओस और म्यांमार शामिल हुए, और 1999 में जो है कंबोडिया शामिल हुआ। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, मार्शल योजना क्या है? इसने यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के गठन का रास्ता कैसे बनाया? तो मार्शल योजना अमेरिका द्वारा दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनाई गई थी, ताकि यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित किया जा सके, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अधिकांश यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी थी। तो मार्शल योजना की शुरुआत जो है दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के द्वारा की गई थी, और यूरोप के देश की अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्गठित किया जा सके, इसीलिए इसकी स्थापना की गई। क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अधिकांश जो देश थे यूरोप के, उन सभी की अर्थव्यवस्था जो है खराब हो चुकी थी, गिर चुकी थी। और मार्शल योजना के अंतर्गत ही 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी गई। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, आसियान विजन 2020 की मुख्य मुख्य बातें क्या थीं? तो आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें ये हैं, जिनमें पहली है, आसियान विजन 2020 का मकसद दक्षिण पूर्व एशिया में शांति और स्थिरता स्थापित करना था। तो आसियान विजन की जो बातें थी, जिनमें ये जो है पहली थी कि दक्षिण पूर्व एशिया में जो है शांति और स्थिरता को स्थापित करना। दूसरा है, इस विजन के तहत
आसियान को एक बार बाहरी दृष्टिकोण वाला संगठन माना गया था जो अंतरराष्ट्रीय मंच पर अहम भूमिका निभाएगा। अगला पॉइंट आता है, इस विजन में आसियान को माल, सेवाओं, निवेशों और पूंजी के मुक्त प्रवाह की सुविधा देने वाला क्षेत्र माना गया था। इस विजन में आसियान को समान आर्थिक विकास और कम गरीबी और सामाजिक आर्थिक असमानताओं वाला क्षेत्र माना गया था। अब इसी में आता है, इस विजन में पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण के प्रति दक्षिण एशियाई देशों के बीच जिम्मेदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया था और इसी विजन में टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति को प्राथमिकता दी गई थी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, यूरोपीय संघ की सफलता के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो ये क्रम नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, इसको करना है आपको कारण, कारण यानी कि कारणों का उल्लेख कीजिए। तो 1 नवंबर 1993 में यूरोप की आर्थिक समुदाय ने यानी कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने यूरोपीय संघ का नाम अपना लिया था। तो इसमें जो है आपको करना है यूरोपीय, इसको का को काट देना इसमें। यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने 1993 में जो है यूरोपीय संघ का नाम अपना लिया। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की संख्या 27 है। इसमें शामिल देशों की साझी कृषि नीति है। खाद्य पदार्थों का एक बड़ा हिस्सा संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत दान में दिया जाता है। और विश्व के आर्थिक मामलों में यूरोपीय संघ की प्रमुख भूमिका है। यूरोपीय संघ एक साझा बाजार है और एकीकृत मुद्रा है। यूरोपीय संघ एक अधिराष्ट्रीय संगठन है। यही यूरोपीय संघ की सफलता के कारण है। अधिराष्ट्रीय यानी कि अंतरराष्ट्रीय। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, यूरोपीय संघ का गठन एवं उसके उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में maastricht संधि के द्वारा हुई थी। वर्तमान में यूरोपीय संघ में 27 देश शामिल हैं और 1 नवंबर 1993 को यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने यूरोपीय संघ का नाम अपना लिया था। यह यूरोप में स्थित 27 देशों का एक आर्थिक राजनीतिक मंच है जिनमें आपस में प्रशासकीय साझेदारी होती है जो संघ के सभी राष्ट्रों पर लागू होती है। यानी कि यूरोपीय संघ का गठन जो है 1992 में हुआ जो कि maastricht संधि के द्वारा हुआ था और वर्तमान में इसमें 27 देश शामिल हैं। और 1 नवंबर 1993 को यूरोपीय आर्थिक समुदाय की जो स्थापना है वो हुई थी 1957 में। लेकिन यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने जो है यूरोपीय संघ का नाम जो है 1 नवंबर 1993 में अपना लिया था और यूरोप में स्थित 27 देश जो इसमें शामिल थे उनका जो है ये एक राजनीतिक और आर्थिक मंच था जिनमें आपस में प्रशासकीय साझेदारी होती थी जो इस संघ के सभी राष्ट्रों पर लागू होती थी। और आगे इसी में आता है यूरोपीय संघ के 27 देशों के नाम जिनमें ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन और स्वीडन। तो ये जो है इसमें 27 देश शामिल थे किसमें, यूरोपीय संघ में। और अब आता है यूरोपीय संघ के उद्देश्य निम्नलिखित हैं जिनमें पहला है यूरोपीय संघ के प्रमुख उद्देश्य ये रहे हैं जिनमें यूरोप के देशों को आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा के लिहाज से एक दूसरे के करीब लाना है। यानी कि यूरोपीय संघ का जो पहला उद्देश्य है वो है, ये जो इसमें पहला नहीं है, पहला वाला ये है। तो इसमें क्या है कि यूरोप के जो सभी देश हैं उनको आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा के लिहाज से एक दूसरे के करीब लाना यानी कि मिलजुल कर रहना है और यूरोप में शांति और सहयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट इसी में आता है यूरोप को पृथ्वी के सबसे बड़े व्यापारिक ब्लॉक में से एक बनाना है। यानी कि यूरोप को जो है वो पृथ्वी पर जितने भी सभी मतलब महाद्वीप हैं उनमें से जो है सभी से ज्यादा व्यापारिक ब्लॉक में बनाना है
और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक समस्याओं को एक स्वर से सुलझाना है। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को लेकर जो है यूरोपीय देश जो है काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, क्योंकि ग्लोबल का वार्मिंग के कारण जो है अंटार्कटिका में स्थित एक ग्लेशियर पिघल रहा है, जिसके कारण जो है पानी का स्तर जो है बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण काफ़ी देशों के शहरों को जो है डूबने की आशंका बनी हुई है। जैसे कि हमारे भारत में मुंबई की, और सबसे पहले जो डूबने वाला देश है उसका नाम है मालदीव। तो मालदीव की जो है आशंका सबसे ज़्यादा बनी हुई है कि मालदीव सबसे पहले डूब जाएगा। आगे आता है यूरोप के लोगों के मानव अधिकारों को सुनिश्चित करना, यानी कि वहाँ के लोगों के जो मानवाधिकार हैं, उनको भी जो है उनको प्रदान करना इसका उद्देश्य है। और इसी में आता है यूरोप के समाज में मानवीय गरिमा को स्थापित करना, यानी कि एक दूसरे का साथ देना, और यूरोप के समाज में लोकतंत्र को सुनिश्चित करना, यानी कि वहाँ के लोगों को जो है अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार हो, इसीलिए जो है वहाँ के देशों में लोकतंत्र को स्थापित करना यूरोपीय संघ का जो है क्या है उद्देश्य है। और यूरोप के सभी सदस्य देशों में कानून का शासन स्थापित करना, यानी कि वहाँ पर जो है कानून व्यवस्था बनाई जाएगी। और यूरोप के सभी सदस्य देशों में स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत को सुनिश्चित करना, यानी कि वहाँ के लोग जो है समानता, यानी कि ना तो किसी धर्म को मानना, ना कोई जातिवाद, और स्वतंत्रता यानी कि सभी को आज़ादी दी जाएगी, लेकिन वो आज़ादी जो है एक कानून के दायरे में रहकर दी जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, चीन में यानी विश्व में चीन के उभरते प्रभाव का आकलन कीजिए। यानी कि विश्व में जो चीन ने जो भी एक बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरा है, तो उसका जो है हमें क्या करना है, व्याख्या करनी है। तो चीन की अर्थव्यवस्था, तो इसमें आता है चीन की अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास हो रहा है। 1978 के बाजार उन्मुख सुधारों के बाद से चीन की उत्पादकता में काफी बढ़ोतरी हुई है। तो 1978 में ही जो है चीन ने क्या किया था, खुले द्वार की नीति को अपनाया था, जिसके कारण जो है उसके बाजार में जो है काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई। और चीन दुनिया के तीसरे सबसे बड़े व्यापारिक वस्तुओं के निर्यातक देशों में से एक है। और चीन की अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया जाता है, यानी कि चीन जो है अब पूरी दुनिया के तीसरे सबसे बड़े व्यापारिक वस्तुओं के निर्यातक देशों में से एक बन गया है। और चीन की अर्थव्यवस्था में जो है विदेशी निवेश को भी प्रोत्साहित किया गया है। और अब आता है चीन का वैश्विक प्रभाव, यानी कि चीन का विश्व पर जो क्या प्रभाव है। तो चीन की वैश्विक अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी काफी अहम है। विश्व व्यापार और शेयर बाजार पूंजीकरण में चीन की हिस्सेदारी करीब 10% है। चीन दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक देशों में से एक है। चीन के पास सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है, यानी कि चीन दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास विश्व की लगभग सारी मुद्राएं अवेलेबल हैं। और अब आता है चीन की तकनीकी क्षमता, यानी कि चीन में मोबाइल ऐप के जरिए डिजिटल भुगतान काफी तेजी से बढ़ रहा है। चीन में 1/3 से ज्यादा उपभोक्ता भुगतान अब कैशलेस हैं, यानी कि वो जो है मोबाइल के द्वारा ही क्या करते हैं, यानी कि भुगतान करते हैं। और वहाँ की तकनीकी क्षमता इतनी तेजी है कि हमारे भारत की जो जनता है, यानी कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जितना काम वो 8 घंटे में करते हैं, वहाँ के जो लोग हैं उस काम को जो है 4 घंटे में ही, यानी कि आधे समय में जो है पूरा कर लेते हैं। यानी कि वहाँ की जो कि तकनीकी है, यानी कि टेक्नोलॉजी है, वो हमारे यहाँ से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। आगे आता है चीन का संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रभाव, यानी कि चीन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में एक स्थायी सदस्य है देश है, और उसको जो है वीटो पावर भी मिली है। तो चीन संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने बढ़ते प्रभाव का इस्तेमाल मानवाधिकार के मुद्दे पर अपनी नीति को प्रसारित करने के लिए कर रहा है। और ये जो है भारत का हर बार विरोध करता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत और चीन के मध्य विवादों के 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो जिनमें भारत और चीन के मध्य विवाद के कारण निम्नलिखित हैं, जिनमें पहला है भारत और चीन के बीच सीमा विवाद और तिब्बत की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। तो भारत में जो है क्या है, भारत और चीन के मध्य जो विवाद का कारण जो है तिब्बत की सीमा को लेकर बना हुआ है, कि वो चीन ने 1949 में जो है इस पर कब्जा कर लिया था।
और आगे आता है चीनी, यानी कि चीन सरकार हमेशा से तिब्बत की समस्या को बड़ा महत्व देती आई है। और चीन की सरकार जो है तिब्बत को की समस्या को जो है सबसे बड़ा महत्व देती आई है। और तिब्बत का भूगोल और उसकी रणनीतिक स्थिति दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है। और चीन ने 1950 के दशक में जियांग और पश्चिमी तिब्बत को जोड़ने वाली 1200 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया था। और इस सड़क का 169 किलोमीटर हिस्सा भारत द्वारा दावा किए गए अक्साई चीन क्षेत्र से जॉनसन लाइन के दक्षिण में चला गया था। भारत और चीन के बीच 1962 में युद्ध हुआ था, जिसे भारत चीन सीमा विवाद भी कहते हैं। तो ये भी जो है एक बड़ा कारण है भारत और चीन के विवाद का, क्योंकि 1962 में चीन ने जो है क्या किया था, भारत पर आक्रमण कर दिया था। जबकि 1954 में जो है पंचशील समझौता हुआ। और उसके बाद जो है ची क्या हिंदू चीनी भाई भाई का जो है नारा भी लगा था। लेकिन चीन ने जो है धोखा दे दिया, जिसके कारण उसने जो है हम पर आक्रमण कर दिया था। और भारत ने चीन पर आरोप लगाया था कि उसने वीजा नियमों का उल्लंघन किया है और 13 अरब डॉलर की धनराशि की हेराफेरी की है। तो ये भी जो है एक विवाद का काफी बड़ा कारण है। और भारत ने चीनी कंपनी शाओमी की 60 करोड़ डॉलर से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली थी। तो ये भी जो है ये जो भी जो है एक क्या है, विवाद का कारण है। और इसी में नेक्स्ट आता है अक्साई चीन पर चीन का शासन है, जबकि भारत इसे लद्दाख का हिस्सा मानता है। तो अक्साई चीन जो है पहले भारत का ही हिस्सा था, लेकिन 1962 में जो है उसने भारत पर आक्रमण किया और उसने जो है उस पर कब्जा कर लिया था। लेकिन भारत जो है अभी भी इसको लद्दाख का हिस्सा मानता है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद है। चीन तवांग को तिब्बत का हिस्सा मानता है। यानी कि अब जो है तिब्बत पर चीन का कब्जा है और जो कि अरुणाचल प्रदेश के पास लगा हुआ लगता है। तो तिब्बत जो है यानी कि इसको भी जो है क्या मानता है, चीन अपना हिस्सा मानता है और इसको लेकर भी जो है ये विवाद बना हुआ है। अगला है गलवान घाटी विवादित क्षेत्र है। यह लद्दाख और अक्साई चीन के बीच भारत सीमा के पास है और ये भी जो है एक विवादित यानी कि विवाद का कारण है। और नेक्स्ट इसी में आता है तिब्बत का पठार, यानी कि तिब्बत का भूगोल और रणनीतिक स्थिति दोनों देशों के लिए अहम है। तिब्बत में मानवाधिकारों का उल्लंघन और दलाई लामा का भारत में रहना भी तनाव का कारण बना, क्योंकि जब चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया था तो वहां का जो दलाई लामा राजा था वो जो है भारत में आकर शरण ली। और चीन जो है इसको बोलता है कि उन्होंने भारत ने जो है हमारे साथ गद्दारी की, जिसके कारण जो है ये भी विवाद का कारण बना हुआ है। और अगला आता है बेल्ट एंड रोड पहल से जुड़े विवाद भी हैं। और नेक्स्ट चीन पर आतंकवाद के मुद्दे पर चीन का पाकिस्तान को समर्थन देना भी विवाद का कारण है। तो उसमें पार नहीं है बल्कि पर है, यानी कि सीमा पर आतंकवाद के मुद्दे पर चीन का पाकिस्तान को समर्थन देना भी ये क्या है, विवाद का कारण है। तो चीन जो है हमेशा पाकिस्तान को मदद देता है, जो कि पाकिस्तान यानी कि भारत पर जो है क्या करवाता है, आतंकवादी हमले करवाता है। तो ये भी जो है एक विवाद का काफी बड़ा कारण है। अगला आता है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका पर चीन का असंतोष विवाद का कारण है। यानी कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में भारत की जो है क्या है, नेवी सेना रहती है। तो उसको भी जो है चीन जो है असंतोष में रहता है, जिसके कारण जो है विवाद बना हुआ है। तो ये जो है भारत और चीन के मध्य विवाद के कारण है। तो अब जो है हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है और ये चैप्टर भी आपका समाप्त हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।